हेलो दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जनरली टॉपिक की जिसको बोल रहे हैं ब्लड सेल्स। ठीक है। एग्जैक्टली ब्लड सेल्स को हम बहुत सारे नाम से बुलाते हैं और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर आपके ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ब्लड सेल्स हैं इनको पहली बात तो हम लोग बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। इनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से। ठीक है। और इन्हीं को हम लोग नाम बुलाते हैं एक और चीज़ जिसको बोल देते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है। ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से हम जनरली बुलाते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको बताऊं आपको कि थोड़ा सा इसके अंदर अगर हम लोग एक चीज़ पढ़ें। ओके। तो थोड़ा सा अगर हम लोग एक चीज़ पढ़ें तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि भाई एक पढ़ा जाता है जो क्या कि आपके पास जो ब्लड होता है बेसिकली पूरा ब्लड, मैं पूरे ब्लड की बात कर रहा हूँ। जो पूरा ब्लड होता है जिसका अमाउंट होता है आपकी बॉडी में 4 से 5 लीटर, उस पूरे ब्लड में अगर आप कहेंगे तो दो कंपोनेंट मेनली होते हैं। एक ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। दूसरा होता है ये ब्लड सेल्स, सेकंड कंपोनेंट ये है। ठीक है। तो हम लोग अभी ब्लड प्लाज्मा की बात नहीं करेंगे। ब्लड प्लाज्मा में एक्चुअली क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो इसकी बात अभी हम लोग लेकिन नहीं करेंगे। हम लोग बेसिकली भी बात करेंगे अपने ब्लड सेल्स की। और ये आपके हर तरह के एग्ज़ाम वगैरह में काम आने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्लड सेल अगर आप कहेंगे। ठीक है। ब्लड सेल किसे बोलते हैं। तो ब्लड सेल्स में अगर आप देखोगे तो ब्लड सेल्स बेसिकली अपने पास जो ब्लड सेल्स हैं दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। व्हाट आर दिस टाइप्स सर? दीज आर ऑफ फर्स्ट टाइप इज आरबीसी। ओके। फर्स्ट टाइप इज RBCs, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। बायोलॉजिकली वी कॉल इट एज इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। देन वी हैव सेकेंड टाइप दैट इज कॉल्ड एज WBC। बायोलॉजिकली इट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। And then we have blood platelets, and biologically it is called as thrombocytes. ठीक है। these are 3 types of blood cells we are going to take now. Let's come on the topics one by one. First we take RBC, then WBC, then about platelets. Okay. So our next slide. तो what are red blood cells? ओके। अब आर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल क्या होते हैं एक्चुअली? तो रेड ब्लड सेल या बेसिकली वी आर कॉलिंग आर रेड ब्लड सेल, तो आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है कि भाई अगर रेड ब्लड सेल में आप जाओगे तो पहली चीज़ तो इसके अंदर क्या आपके पास आएगा कि सर आरबीसी आपका, मुझे ये बताओ कि आरबीसी सर इसका शेप बता दो। शेप शेप कैसा होता है? तो सर आरबीसी दिखने में कैसी दिखती है? सर आरबीसी दिखने में हमें दिखाई देती है, यू कैन सी हियर, डिस्क लाइक और व्हाट वी कॉल प्लेट लाइक। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाई कॉनकेव शेप। ठीक है। या आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं जो आजकल आता है डोनट शेप। ये टाइप ऑफ आरबीसी आपका शेप के बेस पर ये आपके सामने दिख रहा है। कुछ इस तरीके के आरबीसी दिखाई देते हैं। ठीक है। तो डिस्क या सीडी लाइक वो प्लेट जैसा आप ऐसा मान लो। ठीक है। तो आरबीसी में आप क्या कहेंगे भाई इसके शेप के ऊपर? तो हाँ सर शेप हमारे पास क्लियर है, हमें पता है शेप इसकी डिस्क लाइक होती है। आरबीसी की अगर बात करेंगे तो डिस्क लाइक शेप है। ओके।
देन सर आरबीसी की शेप क्लियर है। अभी जरा मुझे बताओ कि सर आरबीसी में बेसिकली इसका रोल बता दो क्या होता है। कि अगर आरबीसी की बात करेंगे आप तो आरबीसी का सर थोड़ा सा रोल वगैरह मुझे बताइए ब्रीफली। तो आरबीसी क्या होता है, इसके पास एक होता है कंपोनेंट हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी का कलर रेड होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और सीधी सी बात है, हेमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। अगर आपसे पूछ लें बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो कुछ इसका अमाउंट अगर आप लिखेंगे तो कुछ आपका होता है 11 से 13 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये आपको मिलेगा किसमें सर, फीमेल्स में। ऐसे ही कुछ आपका 12 से 16 ग्राम के आसपास पर 100 ml ऑफ ब्लड में आपको किसमें मिल जाएगा, मेल्स में। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं जाऊं कि सर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन केस ऑफ ह्यूमन, तो मैं सीधे लिख सकता हूं कि सर ह्यूमन में हेमोग्लोबिन का अमाउंट होता है कुछ, आप मान के चलिए 11 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये आपका हेमोग्लोबिन का अमाउंट ह्यूमन में आपको इतना देखने को मिल जाता है। ठीक है सर, देन उसके बाद कि आपका इसके अंदर अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इतना आपको देखने को मिल रहा है, तो आप और क्या, तो एक तो हमने ये पढ़ा कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, वो आई थिंक क्लियर है आरबीसी का शेप कैसा है। फिर उसके अंदर कंटेंट किसकी वजह से रेड होता है हेमोग्लोबिन, उसका क्या क्या अमाउंट होता है मेल फीमेल में, वो अपने सामने बिल्कुल क्लियर है। तो ऑन एन एवरेज हम कितना मानते हैं वो भी बात क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है भाई, आरबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। देन उसके बाद सर आप दूसरी चीज़ इसके अंदर एक और बात बताइए कि भाई आरबीसी का सर रोल क्या होता है, रोल। तो सर आरबीसी का रोल अगर मैं एक एक वर्ड में लिखना चाहूँ तो सर गैसियस ट्रांसपोर्ट, गैसियस ट्रांसपोर्ट। सर कहाँ से कहाँ, मुझे ये समझाओ कि जो गैसियस ट्रांसपोर्ट आप बता रहे हो ये कहाँ से कहाँ होगा, ये गैसियस ट्रांसपोर्ट कि बॉडी में कहाँ से कहाँ ये गैसियस ट्रांसपोर्ट चलने वाला है, सर ये समझा दो। ठीक है, तो बॉडी में जो ये गैसियस ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ से कहाँ चलेगा, सर दो जगह की बात कर रहे हैं। एक तो आपके एल्वियोलाई, जो लंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, एल्वियोलाई से हेमोग्लोबिन कंबाइन करके जाएगा किसको, ऑक्सीजन को, और कहाँ तक ले जाएगा, आपके टिश्यूज या सेल्स तक। ठीक है, दूसरा आपके टिश्यू या सेल्स से उठा के लेके आएगा गैस को, कहाँ से कहाँ, एल्वियोलाई तक। मतलब सर दो चीज़ हैं कि सर एल्वियोलाई से आपके टिश्यू तक क्या लेके जाने वाला है, सर ऑक्सीजन को कंबाइन करके। किसके साथ कंबाइन होगी ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगी। और सर हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके ये एक स्ट्रक्चर तैयार करेगी HBO2। बेसिकली HbO8 होता है, 4 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर को ही हम लोग नाम पढ़ते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इस फॉर्म में आरबीसी इसको लेके जाएगी किसको, हेमोग्लोबिन को, और बाद में टिश्यू को दे देगी। फिर सर दूसरी चीज़ आई कि इसके अंदर टिश्यू से हमारे एल्वियोलाई तक क्या आएगा, सर तो हेमोग्लोबिन कंबाइन करके क्या लाएगा, सर यहाँ पे हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगा या आरबीसी CO2 को, और ये एक स्ट्रक्चर बना के इसको अपने साथ कंबाइन करके ले जाएगा HbCO2। अच्छा सर इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को नाम बोलेंगे कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ठीक है,
कभी कभी ज़्यादा अमाउंट में CO हो जाए तो CO के साथ भी हेमोग्लोबिन कंबाइन करेगा HbCO, और इस नए वाले कंपोनेंट को आप नाम बुलाएंगे कि अगर हेमोग्लोबिन के साथ CO कंबाइन हो रहा है तो उस वाले को हम लोग नाम बुलाएंगे अब कि सर ये बनेगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, 3 चीज़ बोल रहा हूँ सर। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ तो अमीनो हेमोग्लोबिन, और CO के साथ कंबाइन हुआ तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, डन। आगे चलें तो सर रोल भी समझ में आ गया, इसके अंदर आपका रोल क्या होता है अगर आप RBC की बात करेंगे तो। अब जरा एक चीज़ और चल लेते हैं कि सर ठीक है, RBC का रोल समझ में आ गया, इसका शेप समझ में आ गया, इसके बारे में सर एक चीज़ और बता दो कि सर RBC जो होती है वो सर बॉडी में, इसके बारे में ये बता दो कि सर बॉडी में इस RBC की जब आप बात करते हैं तो इसके कुछ स्पेशल फीचर हैं क्या? बिल्कुल हैं सर। RBC की जो सेल होती है ना, RBC की सेल में क्या क्या चीज़ नहीं है जो बाकी सब में होती है? सर न्यूक्लियस जैसा कुछ नहीं होता, और साथ में सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होती, लाइक वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। अब जब मैंने बोल दिया माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं है तो लगभग ये लोग क्या करेंगे, इसीलिए इस सारे नेचर की वजह से क्या होगा, RBC हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। एक मसल सेल थोड़ा बहुत करती हैं अगर आपके ऑक्सीजन की कमी हो जाए, बाकी आपकी बॉडी की कोई सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगी। ठीक है, मसल सेल करती हैं, लेकिन RBC एक ऐसी सेल है जो हमेशा ही एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। उसका बेनिफिट भी है कि अगर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाली है, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है तो 100% ऑक्सीजन सारे टिश्यू तक ले जाएगी, अपने लिए कुछ भी यूज़ नहीं करेगी क्योंकि उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये। अब सर दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में सर RBC ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ बनती है? सर एक ये भी बता दो कि RBC हमारी बॉडी में सिंथेसाइज कहाँ कहाँ होती है, सिंथेसिस। तो RBC की सिंथेसिस के ऊपर जब कभी क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सर RBC बन क्या रही है, कहाँ कहाँ रही है सर बन? तो सर हमारे पास RBC कहाँ बनती है? सर एक तो बनती है बोन मैरो में। ठीक है, वो बोन्स के बीच में टिश्यू होता है कैविटीज में, तो बोन मैरो में बनती है। ठीक है, उसमें डिवीजन आएगा, रेड बोन मैरो, आपका येलो बोन मैरो, उसमें नहीं जा रहा मैं। बोन मैरो लॉन्ग बोन्स के टिश्यू में, लॉन्ग बोन्स की कैविटीज में प्रेजेंट होती हैं टिश्यूज जो आपकी RBC बनाएंगे। एक्चुअली ये आपकी बॉडी का सारा ब्लड सेल बनाती है। ठीक है, उसके अलावा RBC और कहाँ होती है सर, और कहाँ बनती है? सर लीवर में बनती है, और एक बनती है स्प्लीन में। ठीक है, तो RBC जो लीवर में बनती है उस प्रोसेस को तो हम बुलाते हैं इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस का नाम है। स्प्लीन जो होता है आपका, इसके अंदर आपको बता दूं RBC बनती भी है और यहीं आके मरती भी है। कब सर? जो RBC का लाइफ स्पान होता है 120 दिन होता है, 120 डेज। 120 दिन बाद RBC मर जाएगी। तो जो मरती है तो मरने के लिए कहाँ जाती है सर? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को बोल देते हैं, मतलब डिस्पोज यहीं होगी, ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, कि सर यहीं आके RBC मरेंगी, कब्रिस्तान है RBC का। सर साथ में क्योंकि ग्रेवयार्ड तो रॉ मटेरियल भी यहीं होगा तो इसको रिजर्वायर भी बोलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नई RBCs बनेंगी भी यहीं, भंडार भी है। और साथ में आप स्प्लीन को कभी पढ़ेंगे, स्प्लीन लीवर वगैरह को, इनको तो ये लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, इनमें लिम्फोसाइट होते हैं डिफेंस के, लिम्फोसाइट WBC हैं। तो स्प्लीन जो है एक और नाम लिखा रहता है इसके लिए कि सर ये
फिल्टर करके बाहर निकाल देती है किसको? पैथोजेंस को, क्योंकि इसके पास क्या है? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो दैट इज अबाउट वी कैन से आरबीसी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, हमारे पूरे ब्लड का जो है वी कैन से 55% प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट हैं या ब्लड सेल्स। उस 45% का लगभग 99% सिर्फ आरबीसी होती है, मतलब 1% में आते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डन। तो होपफुली ये पूरा किसके बारे में क्लियर? सर आरबीसी के बारे में। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन आरबीसी के बारे में इनफ है। देन चलते हैं इसके अंदर कि सर अगली चीज़ पे। तो अगला अपने पास आता है कि सर आरबीसी ओके। अब देखो अगले आते हैं, उनको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। मैंने अभी कहा डब्ल्यूबीसी को नॉर्मली बुलाते हैं सर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को टोटली बुलाते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो अगर मैं ल्यूकोसाइट्स की बात करूं तो जितने भी आपकी बॉडी में अगर ल्यूकोसाइट्स की बात करूं तो इसका लाइफ स्पान आता है तो 24 से 48 आवर्स में ये मर जाती हैं। और ये हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं सर? डिफेंस का। इसीलिए इनको आपकी बॉडी का क्या बोला जाता है? सोल्जर्स, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ये नाम बुलाया जाता है। किसको सर? डब्ल्यूबीसीज को। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज का अगर आप बात करेंगे तो भाई इनका शेप, इनकी जितनी भी सेल्स हैं टाइप्स, उनका शेप होता है अमीबा की तरह। न्यूक्लियस भी होगा, सब कुछ होगा, तो शेप अमीबा लाइक, इर्रेगुलर, अमीबॉइड। साथ में इनके पास न्यूक्लियस भी है और सेल ऑर्गेनेल भी हैं, सब सर बढ़िया से प्रेजेंट। ठीक है, अब बेसिकली क्या आता है कि भाई डब्ल्यूबीसी के आपको जनरली पूछ लेते हैं कि सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के आप मुझे टाइप बता दीजिए। तो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई अपने पास ये 3 टाइप ये हो गए, इओसिनोफिल, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल्स। और 2 टाइप ये हो गए, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। खैर हम फर्दर पढ़ेंगे कि ये लिम्फोसाइट जो होते हैं इसमें बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट और टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। और मैं रफली अगर रोल बता दूं इसका, तो बी सेल जो होते हैं वो आपके बना के देते हैं एंटीबॉडी, डिफेंस के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन। और टी सेल जो होते हैं इनमें बहुत सारे टाइप के सेल हैं, टी हेल्पर सेल, टी नेचुरल किलर, टी साइटोकाइनेटिक, टी मेमोरी। तो उनका अपना अलग अलग रोल है। इसको आप लिम्फोइड ऑर्गन में हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जहाँ भी होंगे वहाँ बेस्ट डिफेंस की चांस रहते हैं, इसीलिए लिम्फोसाइट के बेस पर ही लिम्फोइड ऑर्गन बोले जाते हैं। अब जो आपको एक क्लासिफिकेशन याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सर जो ये आपने कहा कि ये लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट हैं ये सारे। ठीक है, तो जो ये तीनों होते हैं डब्ल्यूबीसी में, आपको पास ये तीनों, इन तीनों को बोल देते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। इन दोनों को बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। और एग्जैक्टली दीज आर 2 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में 3 हो गए, इओसिनोफिल, बेजोफिल और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसीलिए इनको लिखते हैं पीएमएनएल सेल। तो ये होते हैं पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है,
वो सिंपल इसका रीज़न ये है कि न्यूट्रोफिल जो होते हैं सर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक। उसके बाद आपके पास जो ये क्लासिफिकेशन जो आपके सामने दिख रही है ग्रेनुलोसाइड्स, जो कि इन तीनों को बोला जा रहा है ना, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और जो ये ए ग्रेनुलोसाइड। तो ध्यान रखना क्यों बोलते हैं, एक्चुअली क्या है, ग्रेनुलोसाइड के अंदर जो सेल्स हैं, चाहे इओसिनोफिल हो, बेसोफिल हो, न्यूट्रोफिल हो, इनकी सेल्स में और इनकी सेल्स में क्या डिफरेंस दिखता है आपको, जो इनको ऐसा बुला रहे हैं। तो आपको इनकी सेल में राइबोसोम ऐसे दानों की फॉर्म में सेल में मिलेगी, ग्रेन्स की फॉर्म में ऐसे भरा पड़ा होगा सर, लेकिन ऐसा कोई भी ग्रेन की फॉर्म में यहाँ नहीं होगा। तो ये क्या है, राइबोसोम के क्या होते हैं यहाँ पे, ग्रेन्यूल्स, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइड्स। सर यहाँ पे नो राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स, इसलिए इसको बोल देते हैं ग्रेनुलोर ए ग्रेनुलोसाइड। अब जरा बेसिक चलते हैं वापस कि सर डब्ल्यूबीसी में आपने कहा कि ये तीनों तो ग्रेनुलोसाइड्स होंगे और ये दोनों होंगे ए ग्रेनुलोसाइड, वो हमने पढ़ लिया क्यों होंगे। ठीक है, ये दो टाइप के डब्ल्यूबीसी आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें सर रफली बताइए इसके बारे में थोड़ा सा, फिर इसके बारे में बता दीजिए, फिर इसके बारे में बता दीजिए, मोनोसाइट्स के बारे में और लिम्फोसाइट्स के बारे में। इनकी बात मैंने बता दी कि लिम्फोइड ऑर्गन है, बी सेल है, टी सेल है, ये आपका डिफेंस में काम आते हैं। ठीक है, अब इनमें मैं बेसिकली कहूँ तो टी सेल होते हैं और जो आपके बी सेल होते हैं, तो आप जनरली देखने को मिलेगा आपको कि इसके अंदर अगर आप आओगे तो भाई जो ये टी सेल्स हैं और दूसरे वाले बी सेल्स हैं। ठीक है, टी सेल और बी सेल के बेस पर अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो आप जनरली पहली चीज़ कि भाई टी सेल मैं रफली बता दूं, हमने पहले पढ़ा हुआ है, 4 टाइप के होते हैं। मेमोरी सेल, आपके नेचुरल किलर या इन्हीं को सप्रेशर बोलते हैं, वैसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर हेल्पर सेल, फिर साइटोकाइनिन सेल। एक्चुअली मेमोरी सेल वो हैं जो आपके किसी पैथोजन की याददाश्त बनाएंगे, दोबारा अटैक करेगा तो उसको मारेंगे। एनके सेल मारने का काम करते हैं, हेल्पर बी सेल को बनाते हैं, साइटोकाइनिन नए टी सेल लेके आएंगे या डिवाइड करवाते हैं, साइटोकाइनेसिस। बी सेल सर सीधे एंटीबॉडी बनाएगी मारने के लिए। ठीक है, अब इनमें अगर आपसे पूछे इओसिनोफिल का क्या रोल है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, इसके रोल के बारे में, इसके थोड़े स्ट्रक्चर वगैरह कैसा। भाई इओसिनोफिल जो होता है एक्चुअली फिलिक मतलब होता है आपका सॉल्यूबल, तो इसी को कई बार लिखा रहता है एसिडोफिल्स। एक्चुअली इओसिन नाम की एक डाई है, क्या है ये जो इओसिन लिखा है, इओसिन नाम की एक एसिडिक डाई है, एसिडिक नेचर है, डाई है स्टेन, तो उसमें ये वाले सेल सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल या एसिडोफिल। और क्या खास बात है सर, इनकी सेल्स में अगर आप देखेंगे तो इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे हेडफोन बना हुआ है। तो ईयरफोन या हेडफोन शेप का न्यूक्लियस होता है, क्या, हेडफोन या ईयरफोन। न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सिंगल ही है। सर आपसे पूछे इनका रोल बताओ, सर एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं, एंटी एलर्जिक। ठीक है, ये इओसिनोफिल की बात हो गई। सर उसके बाद जो न्यूट्रोफिल हैं और जो मोनोसाइट्स हैं, और इसमें भी टी लिम्फोसाइट में एनके सेल्स। सर ये तीनों की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों का रोल होता है डिफेंस का, और कैसे डिफेंस करते हैं, एक प्रोसेस आती है
फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है बेसिकली सेल को जो भी फॉरेन एजेंट आएगा उसको सेल अपने अंदर लेके डाइजेस्ट कर देता है, उसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। मैं इसका आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये तो अपने पास जो है ये फूड वैक्यूल के बेस पर है, फूड के बेस पर, लेकिन होता है ऐसे ही कि जैसे ये फूड पार्टिकल लिखा है तो इसको आप फॉरेन एजेंट मान लें, और ये सेल ने इसको अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने के बाद अपनी लाइसोसोम वगैरह इन सब की हेल्प से क्या करता है, इस पार्ट को डाइजेस्ट कर देता है और फिर बाहर फेंक देगा या मार देगा। तो फेगोसाइटोसिस का मतलब है किसी भी बाहर के कंपोनेंट को उसकी सॉलिड फॉर्म में एनगल्फ कर लेना, तो उसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो जो ये अपने पास तीनों सेल्स हैं, ये तीनों सेल्स हैं जो अपने पास कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और टी नेचुरल किलर सेल्स, ये सब क्या करती हैं, सिर्फ फेगोसाइटोसिस करती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा न्यूट्रोफिल के बारे में और बता दूं कि आप अगर न्यूट्रोफिल की तरफ जाएंगे तो न्यूट्रोफिल में आपको एक चीज़ मिलेगी कि भाई न्यूट्रोफिल जो होते हैं, मैंने जैसे बताया कि इसके न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे इसकी सेल्स में। ठीक है, और साथ में डिफेंस का काम कर रहे हैं। मोनोसाइट्स की अगर बात करोगे, इसके न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इनके न्यूक्लियस जो होते हैं क्या होते हैं भाई, सारे WBC में सबसे बड़े साइज का न्यूक्लियस होता है। आप ये मान के चलिए कि लगभग 80% के आसपास पूरे सेल का कौन होता है, न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स में। सेम कहानी अगर आप इसके साथ चलेंगे लिम्फोसाइट में, इसमें मैं दोनों को बता दूं, जो बी सेल और टी सेल हैं, ऑलमोस्ट आपको मिलेगा कि जो बी सेल वाले हैं उनका सेल, टी सेल वाले हैं उनका सेल, तो आपको मिलेगा कि बी सेल वालों का न्यूक्लियस भी कुछ कम नहीं है, 60-70% के आसपास रहता है, और इसका भी 40-50% के आसपास। मतलब यहाँ पे 60% के आसपास न्यूक्लियस, इनका कुछ 40% के आसपास न्यूक्लियस। मतलब जो ये वाले सेल्स हैं या ये वाले WBC हैं जिनको हमने नाम पढ़ा था कि सर ए ग्रेनुलोसाइट्स, तो ए ग्रेनुलोसाइट जो है इनका वेटेज कितना है, कुछ लगभग इनके न्यूक्लियस का अमाउंट पूरे सेल के मुकाबले या सेल के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। मतलब और सेल्स के कंपैरिजन में न्यूक्लियस ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सबसे बड़ा किसका होता है, मोनोसाइट्स का, देन बी सेल का, देन टी सेल का। ठीक है। बाकी थोड़ी सी बात एक याद रखना कि भाई जो ये मोनोसाइट मैंने आपको बताए, तो जो ये मोनोसाइट आपके पास देखने को मिल रहे हैं, तो मोनोसाइट जो होते हैं आपके पास क्या मिलते हैं सर, इन्हीं की मॉडिफाइड फॉर्म को हम बोलते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज या मैक्रोफेज सेल्स। ठीक है। बट ये एक्चुअली जैसे अगर आप WBC की बात करोगे तो ये एक्चुअली आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, जबकि मोनोसाइट किस में आएंगे सर, ये आते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि एरियोलर टिश्यू में आते हैं। और एरियोलर किसका पार्ट है सर, लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट। ठीक है। तो मोनोसाइट्स को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आता है इसमें ये बेजोफिल बच्चा। सर बेजोफिल एक्चुअली कब काम करते हैं, बेजोफिल क्या है, सिक्रीट करते हैं 3 कंपोनेंट। एक लिखा रहता है हेप्रिन, ये एक प्रोटीन है। एक लिखा रहता है, आप इसको बोलते हैं सेरोटोनिन। और एक आता है हिस्टामिन। ठीक है। तो बेजोफिल का हेप्रिन तो क्या होता है, एंटी क्लोटिंग, कि आपकी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड को क्लोट होने से बचाएगा। समझिएगा ध्यान से, आपके ब्लड के क्लोट होने की जरूरत कब है, आपकी ये ब्लड वेसल फट जाए और ब्लड बाहर आ रहा है, पर जब ब्लड फ्लो हो रहा है तब थोड़ी क्लोटिंग चाहिए।
तो वहाँ क्लोटिंग ना हो इसलिए हेपरिन काम करता है, इसका रोल। सेरोटोनिन, इसको बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब आपकी ब्लड वेसल्स को वॉल्यूम डिक्रीज करेगा उसका एरिया, और बीपी या ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। तो जहाँ भी आपके चोट वगैरह लगी है वहाँ सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन तेज पहुँचाएगा, इसकी वजह से हो रहा है। हिस्टामिन, हिस्टामिन आप जब एलर्जिक रिएक्शन होगी तो उसमें यही रिलीज होता है, तो एलर्जिक रिएक्शन को कहीं ना कहीं कंफर्म करने के लिए रिलीज हो रहा होता है, तो इसीलिए डॉक्टर एंटी हिस्टामिन देता है ताकि इसको सप्रेस किया जा सके और ये हिस्टामिन कम निकलेगा, आपको एलर्जी नहीं होगी। ठीक है, ये बेजोफिल का काम है। बेजोफिल की तरह ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एक और सेल, मास सेल्स, बट एक्चुअली दे आर आल्सो टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है भाई। अब देखो थोड़ा सा एक इसमें क्वेश्चन आता है कि WBC में जब आप पूरी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसको लिखते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या बोल रहा हूँ मैं? टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि पूरे पूरे के पूरे आपके WBC का कुछ 60 से 65% तो न्यूट्रोफिल होता है, कुछ 15 से 20% जो होता है वो होता है लिम्फोसाइट्स, फिर आपका कुछ 4 to 8% होता है मोनोसाइट्स, कुछ 2 to 4% होता है ईओसिनोफिल, और ये 0 से 2% होता है बेजोफिल। मतलब बेजोफिल नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा परसेंटेज किस तरह प्रेजेंट होता है आपकी ल्यूकोसाइट। जैसे एक मैं चीज़ और बता दूं कि हमारी बॉडी में RBCs एक, फिर WBCs दूसरे, फिर तीसरे जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई इनका आपकी बॉडी में अमाउंट कितना होता है, तो आपके पास जवाब कि हमारी बॉडी में 5 से 5.5 मिलियंस, कितना पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, कि 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन मतलब 50 से 55 लाख RBC होती है। सर वहीं इनका अमाउंट तो बहुत कम होता है, सोल्जर्स कम अमाउंट में 6 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, और प्लेटलेट्स का अमाउंट होता है कुछ 1.5 से कुछ 4 लाख के आसपास पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये होती है RBC, सबसे छोटे साइज़ की होती है, लेकिन सबसे कम अमाउंट में WBC सबसे बड़े साइज़ की होती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। डेंगू वगैरह में पढ़ा हो आपने तो प्लेटलेट्स का अमाउंट इस वैल्यू से घट जाता है। ठीक है, दैट इज़ अबाउट, अगर मैं बात करूं किसकी, WBC की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये अपने न्यूक्लियस के बेस पे जैसे मैंने कहा कि आपके ह्यूमन के ब्लड कॉर्पसल्स जिसमें WBC, देखो इसका न्यूक्लियस ईयरफोन शेप। ठीक है, इसमें देखो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है राइबोसोम के यहाँ पे। सर बेजोफिल में भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, न्यूट्रोफिल में भी दिख रहा है ग्रेन्यूल प्रेजेंट है। सर इनमें नहीं है, मोनोसाइट्स वगैरह में, लिम्फोसाइट में। और आपका इसका देखो जो बेजोफिल का भी मैं थोड़ा सा एक चीज़ पीछे बता दूं कि सर बेजोफिल की सेल में इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है। सर बेजोफिल की सेल में न्यूक्लियस दिखेगा जैसे एस शेप का है, ऐसे कुछ। तो अगर आप देखो तो इसमें हम लोग यही कुछ पढ़ रहे हैं कि सर यहाँ पे इसका न्यूक्लियस देख रहे हो आप, कुछ ये एस शेप का बन रहा है, सिंगल होता है। यहाँ ईयरफोन शेप का बन रहा है, यहाँ 1 2 3 बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसके अंदर। प्लेटलेट्स प्रॉपर सेल नहीं होते, आगे पढ़ेंगे हम, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, वही बड़े सेल के, जो बड़े न्यूक्लियस वाले सेल हैं उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर ए ग्रेनुलोसाइट में देखो यहाँ ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ये सबसे बहुत बड़ा न्यूक्लियस हो गया। ये फिर लिम्फोसाइट, ये वाला बी, तो ये आपके पास आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ अब तक पढ़ी, तो मैं बात करूँ RBC क्लियर है पूरा इसको, RBC क्या है। फिर WBC की पूरी बात हुई कि सर WBC किसे कह रहे हैं। फिर आपका ये इनके शेप वगैरह के बेस पर फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है, ये भी क्लियर है।
अब जरा बात करते हैं कि सर ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ब्लड प्लेटलेट्स को जैसे हमने पढ़ा कि सर इसको बायोलॉजिकली बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको बायोलॉजिकली लिख देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, इसको ये भी नाम लिखा जाता है कि ये फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब ये प्रॉपर सेल नहीं है, फ्रेगमेंट्स ऑफ, और वो भी कौन से सेल के सेल होते हैं, उनको बोलते हैं मेगा कार्योसाइट्स। मतलब सर उन सेल्स के फ्रेगमेंट जिनका एक्चुअली न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लो मैं बात करूं कि जिनके न्यूक्लियस बड़े होते हैं उनमें सेल में नाम बताना। सर एक अभी तो बताया आपने, मोनोसाइट्स कह रहे थे आप, फिर आप लिम्फोसाइट्स कह रहे थे, इनके न्यूक्लियस बड़े हैं, तो इनके फ्रेगमेंट्स मान लो प्रॉपर नहीं होते। अच्छा, इसमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस। ठीक है, डन। अब सर प्लेटलेट्स के बारे में एक चीज़ आती है कि सर आपने इसके बारे में ये तो बता दिया कि ये कितने पाए जाते हैं, वो ठीक है। सर इसके बारे में इसका लाइफ स्पान होता है 4 से 7 दिन, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक मान लो। ठीक, अब इसका सर प्लेटलेट्स का मुझे ये बताओ कि सर प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में काम क्या करते हैं। तो मैं सीधे कहूँगा सर इनका रोल होता है ब्लड क्लोटिंग में। जिसको कन्फ्यूज़न हो तो ब्लड क्लोटिंग को ही हम लोग ब्लड कोएगुलेशन बुलाते हैं। डन। अब सर रोल, तो रोल अपने पास ये सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स का अगर आपसे रोल कहा जाए तो रोल सर आपके सामने दिखाई दे रहा है। रोल क्या है, जनरली क्या होता है, रोल आपके सामने ब्लड प्लेटलेट्स का क्या है। सर ब्लड प्लेटलेट्स का रोल होता है क्लोटिंग में। तो कैसे रोल है सर, कोई भी टिश्यू जिसमें डैमेज होगा, इंजर्ड टिश्यू, ठीक है, वो रिलीज करता है एक कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का हम लोग नाम बोलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हम इसको नाम बुला ले रहे हैं। देखो सिग्नल कौन देगा, टिश्यू ही देगा ना, डैमेज हुआ जो। फिर जैसे ही टिश्यू सिग्नल देता है और ये रिलीज करता है टिश्यू का थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो वहाँ से ब्लड प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो भी रिलीज क्या करते हैं फाइनली, प्लेटलेट वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन, कि वो भी छोड़ेंगे बहुत सारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों के थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की हेल्प से, प्रोटीन्स की हेल्प से, देखो यहाँ भी सेम है, दे विल कन्वर्ट इनटू अनदर कंपोनेंट, उसको बोलते हैं एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन, बट इसका नाम अभी थोड़ा सा चेंज कर देंगे, थ्रोम्बोकाइनेज। ये एक तरह से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये एक्टिव क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कई जगह हम सेम ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से भी स्टार्ट करते हैं कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, पर ध्यान रखें इसका ये रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, इंजर्ड टिश्यू ने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, उसको एक्टिवेट होकर ब्लड प्लेटलेट्स ने भी रिलीज कर दिया। यही दोनों के थ्रोम्बोप्लास्टिन को कैल्शियम और प्रोटीन्स की हेल्प से किसमें कन्वर्ट किया गया, एक एक्टिव में, उसको बोल रहे हैं थ्रोम्बोकाइनेज। अब देखो अगली चीज क्या हो रही है सर, ये थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, ये हमारा क्लोटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि सर जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है, ये आपका कंपोनेंट होता है
क्लोटिंग फैक्टर में आता है, पढ़ेंगे इसको। तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो एक्टिव किया जाता है किसमें, एक दूसरे कंपोनेंट में, उसको बस बोलते हैं थ्रोम्बिन। कौन एक्टिव कर रहा है सर, थ्रोम्बोकाइनेज, देखो यहां से आ रहा है, और साथ में इसमें भी क्या डलेगा, कैल्शियम आयन। तो ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कर देते हैं। फिर फाइनली थ्रोम्बिन जो एक्टिवेट हुआ वो किसको कैटेलाइज करेगा, एक कंपोनेंट और होता है, उसको बोलते हैं फिब्रिनोजेन प्रोटीन। ये आपके ब्लड प्लाज्मा का क्लोटिंग प्रोटीन है, इसको एक्टिवेट करेगा और फाइनली ये कैटेलाइज करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन स्ट्रक्चर में। तो एक्चुअली जो प्रोटीन होता है पूरा, ये ऐसे मान लो पूरा ऐसे थ्रेड लाइक है, तो इसको तोड़ तोड़ के फाइबर में ले आना, और बाद में ये फाइबर एक नेटवर्क बना लेते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स ट्रैप हो जाती हैं। तो ये क्लोटिंग प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ मैं एक बात और बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपका जो ये फिब्रिनोजेन है इसको बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर नंबर 1, प्रोथ्रोम्बिन को क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, ऐसे ही आपके थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन को क्लोटिंग फैक्टर नंबर 3, और कैल्शियम आयन को क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4 बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज अबाउट रोल ऑफ प्लेटलेट्स। डन। तो ये पूरा अपने पास हमने क्या पढ़ा सर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, और इसके अंदर रोल ब्लड प्लेटलेट्स का आया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। देन फिर अगली चीज, ठीक है, ओवर तो अपने पास हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी, मैं उसको रिपीट कर दूं। तो हमने पढ़ा आरबीसी को, ठीक है, आरबीसी। देन हमने फिर पढ़ा डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। देन फिर हमने डब्ल्यूबीसी की में ये सारे बात की जो भी न्यूक्लियस वगैरह के बेस पर। फिर हमने बात की फैगोसाइटोसिस की थोड़ी सी। फिर उसके बाद हमने बात की प्लेटलेट्स के बारे में, क्या रोल है। फिर हमने बात की ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस पूरा कैसा है इसके बारे में। ठीक है, तो दैट इज वी कैन से ऑल अबाउट ऑफ, वी आर सेइंग ऑल अबाउट ऑफ ब्लड सेल्स। सारा ये ब्लड सेल्स के बारे में आपको क्लियर है। तो 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक, तो that is all about this video, and this video can be used for multi exams, either you are giving NEET or you are giving any competitive exam of government exam. It is very important topic. ठीक है, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।